जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का पारस फ्री एजुकेशन में। प्यारे साथियों, आज मैं पर्यावरण अध्ययन के मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो कंप्लीट देखें और आपका 20 में से जो भी स्कोर रहता है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं इस लाजवाब वीडियो को। पहला प्रश्न क्या है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? मेरे भैया, हम सभी जानते हैं जो हरे पौधे होते हैं वह प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान अपने भोजन का निर्माण करते हैं, जिसमें सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है, जल आवश्यक होता है और कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक होता है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन बी में कहा गया ऑक्सीजन, तो ध्यान रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन आवश्यक नहीं होता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है, ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। चलिए, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? जोग जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात, राक्यम कुंड जलप्रपात या फिर केवटी जलप्रपात? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ पर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग जलप्रपात। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। और पूछा जाए यह किस नदी के ऊपर बना हुआ है, तो हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा यह शरावती नदी के ऊपर बना हुआ है, जो कि कर्नाटक राज्य में है। ये सारे फैक्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओजोन संरक्षण के लिए इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल चलाया गया? क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यूनियन प्रोटोकॉल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा, ओजोन संरक्षण हेतु जो चलाया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ध्यान रखिएगा, ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और पूछा जाए जो क्योटो प्रोटोकॉल है यह किससे संबंधित है, तो जो क्योटो प्रोटोकॉल है भैया यह जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ठीक है, ये सारे फैक्ट आप लोग याद रखना। ओके, प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। रुधिर दाब मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रुधिर दाब अर्थात ब्लड प्रेशर मापने के लिए बताना है किसका यूज किया जाता है। भैया हम सभी जानते हैं बैरोमीटर से क्या है हम, भैया इससे तो हम वायुमंडलीय दाब को मापते हैं ना। सीस्मोग्राफ से क्या है, हम भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। स्टेथोस्कोप से क्या है, हम हृदय गति को मापते हैं। और यहाँ जो ऑप्शन डी में कहा गया है स्फिग्मोमैनोमीटर, इससे हम रुधिर दाब या ब्लड प्रेशर को मेजरमेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ठीक है, ये तीनों भी मैंने बता दिए हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं तो वो भी आपको नोट करते जाना है। प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। जोन्स साल्क किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं? हैजे का टीका, चेचक का टीका, पोलियो का टीका या फिर उपरोक्त में से किसी के लिए नहीं? तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना, जोन्स साल्क जाने जाते हैं पोलियो के टीके की खोज के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो चेचक का टीका है इसकी खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। भारत में तटीय राज्यों की संख्या है 6, 7, 8 या फिर 9? भैया तटीय राज्य क्या होते हैं? जो समुद्री रेखा से लगे हुए होते हैं, उन राज्यों को क्या कहा जाता है भैया?
तटीय राज्य कहा जाता है। आप लोगों ने यहाँ पर अपने भारत के मैप में देखा होगा, ठीक है। तो ये भैया जो राज्य हैं वो कितने हैं, तो भैया उनकी संख्या है 9। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। ओके। और पूछा जाए आपसे सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो जब सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य पूछा जाए तो आपको बताना है गुजरात। और सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो भैया वो है गोवा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। एपी को आंदोलन पी हेंगड़े अर्थात पांडुरंग हेंगड़े, ये तो भैया बिल्कुल सही है। चिपको आंदोलन एसएल बहुगुणा अर्थात सुंदरलाल बहुगुणा, बिल्कुल सही है भैया। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी में क्या है, शांत घाटी आंदोलन बाबा आमटे। तो ध्यान रखिएगा जो शांत घाटी आंदोलन है इससे संबंधित बाबा आमटे नहीं है, तो भैया हम कह सकते हैं जो ऑप्शन डी है ये सुमेलित नहीं है। क्लियर हुआ ना इतना। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह है पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। बताएं भैया जो इन 4 में से कौन सा बंदरगाह है पूर्वी तट पर नहीं है बल्कि क्या है पश्चिमी तट पर है। तो भैया यहां पर आप देखें, देखिए पूर्वी तट कौन सा है, जो इस साइड वाला तट है ये हमारा पूर्वी है और ये है पश्चिमी तट, ठीक है। जो कोलकाता बंदरगाह भैया आप सभी जानते हैं ये पश्चिम बंगाल में है अर्थात ये पूर्वी तट पर है। पारादीप क्या है, ये भैया क्या है पूर्वी तट पर है। विशाखापट्टनम भी क्या है पूर्वी तट पर है। लेकिन जो यहां पर कहा गया है ऑप्शन बी में नेहावा सेवा, भैया मेरे नेहावा सेवा कहां है, महाराष्ट्र में है अर्थात हम कह सकते हैं जो बंदरगाह है वो कहां पर है पश्चिमी तट पर है, क्योंकि भैया महाराष्ट्र कहां पर है यहां पर है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, ठीक है। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है, पादप, हिरण, शेर या फिर जीवाणु। भैया प्राथमिक उपभोक्ता होते क्या है, ऐसे उपभोक्ता जो हरे पेड़ पौधों या उत्पादक पर निर्भर रहते हैं उन्हें भैया हम कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। जैसे गाय हो गया, हिरण हो गया, ठीक है, ये क्या है प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आएंगे। तो यहां पर जो कहा गया है ऑप्शन बी में हिरण है भैया ये प्राथमिक उपभोक्ता है। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। यहां पर जो पादप भैया ये उत्पादक होते हैं, क्या होते हैं ये उत्पादक होते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं और आप सभी लोग भी सारे प्रश्नों के आंसर कमेंट करते जाना। और साथियों यदि आप लोग मुझे फॉलो करते हैं तो निश्चित ही आपके अच्छे अंक आएंगे। चलिए यहां पर कहा गया है कोबाल्ट संबंधित है वृद्धिकर हार्मोन से, विटामिन B12 से, हीमोग्लोबिन से या फिर आंत एंजाइमों से। हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग जो कोबाल्ट है ये संबंधित होता है विटामिन B12 से, क्योंकि हम सभी जानते हैं विटामिन B12 में क्या है भैया कोबाल्ट पाया जाता है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। आलू का खाने योग्य भाग कौन सा है। जो आलू होता है ना जिसकी हम सब्जी बनाकर खाते हैं, तो बताना है इसका खाने योग्य भाग कौन सा होता है, जड़, तना, पत्ती या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है भैया, भैया आलू का जो खाने योग्य भाग होता है वो होता है तना। राइट आंसर हमारा यहां पर ऑप्शन बी के साथ है चला जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं।
बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया है। निम्न में से कौन सा समूह है वायुमंडल की संरचना का सही क्रम है? देखिए, यदि आपने मेरी सारी क्लासेस देखी होंगी तो आप लोग निश्चित इसका आंसर दे देंगे। तो भैया सबसे पहले क्या है, हम देखिए नीचे से ऊपर की ओर यहां पर बताना है कि परतों का क्रम क्या होगा। तो भैया सबसे पहले रहेगा क्षोभ मंडल। आप सभी जानते हैं सबसे नीचे क्या है, क्षोभ मंडल ही होता है जिसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, जैसे आंधी, तूफान, वर्षा, वो सभी इसी मंडल में होती हैं, क्षोभ मंडल में। तो ठीक है, सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर उसके बाद क्या है, समताप मंडल रहेगा, फिर मध्य मंडल आएगा, फिर आयन मंडल आएगा। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी के साथ है चला जाएगा। बाकी में देखिए आप, इनमें क्या है, क्रम है जो वो गड़बड़ है। ठीक है, चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, बताएं आप लोग। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, 22 अप्रैल को, 22 मई या फिर 5 जून। यहां से आपको मैं 4 क्वेश्चन के आंसर बताने वाला हूं। देखिए, विश्व जल दिवस भैया मनाया जाता है 22 मार्च को। ठीक है, इतना क्लियर हुआ सभी को। और 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है भैया, तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। नोट करते जाना इसको। 22 मई को क्या मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। महत्वपूर्ण है भैया, बार बार रिपीट भी होता है। और 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। तो यहां से आपके भैया 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। क्लियर? चलिए प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भैया सब्सक्राइब कर लो। और हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है पारस फ्री एजुकेशन 2.0, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। लौंग प्राप्त होता है, जो लौंग है ना, जो हम खाते हैं लौंग, बताना है भैया किससे प्राप्त होता है, तना से, जड़ से, फल से या फिर पुष्पकली से। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो लौंग है भैया ये प्राप्त होता है पुष्पकली से। किससे होता है, पुष्पकली से या पुष्प से प्राप्त होता है। देखिए एक और प्रश्न आता है, लौंग और केसर, भैया तो ध्यान रखना, जो केसर है भैया वो भी पुष्प से प्राप्त होता है। लेकिन जो अफीम है, अफीम की जो मार्फीन है ना, वो भैया क्या है, फल भाग से प्राप्त होती है। वो आपको वहां अलग से ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। किस स्तर से अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है? बताएं भैया, 30 डेसीबेल, 40 डेसीबेल, 60 डेसीबेल या फिर 80 डेसीबेल। भैया पहला प्रश्न यहां से बन गया कि ध्वनि का मात्रा क्या है। तो भैया ध्यान रखना, ध्वनि को हम डेसीबेल में मापते हैं। ठीक है, और यदि 60 डेसीबेल से अधिक की ध्वनि होती है तो भैया वह ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आएगा। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ है चला जाएगा। और ध्वनि प्रदूषण अधिनियम कब आया था, तो ये पता होना चाहिए कि ध्वनि प्रदूषण अधिनियम वर्ष 2000 में आया था। और जो ग्रीन मफलर है वह ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ये भैया बार बार ट्रेंड करता है क्वेश्चन कि ग्रीन मफलर का संबंध किससे है, तो ध्यान रखिएगा ध्वनि प्रदूषण से। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 16 पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? ईथेन, ब्यूटेन, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर मीथेन। तो भैया प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग बताना है क्या है। प्राकृतिक गैस मतलब क्या है, जो संपीड़ित गैस है ना सीएनजी, वो बताना है इसका मुख्य भाग क्या होता है। तो मेरे भैया इसका मुख्य भाग होता है मीथेन, जिसका सूत्र क्या होता है, CH4 होता है। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी के साथ जाएगा। इसके साथ साथ ध्यान रखना, मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है, ये भी आपको पता होना चाहिए, जिसका
उत्सर्जन भैया धान के खेत या जुगाली करने वाले पशुओं से होता है। ठीक है, रहेगा ना याद सभी को। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 पर आ जाते हैं। रामसर अभिसमय अर्थात रामसर कन्वेंशन भारत जिसका एक हस्ताक्षर करता है किसके संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग से संबंधित है। देखिए भैया, रामसर सम्मेलन या रामसर कन्वेंशन बताना है किससे संबंधित है। तो हम सभी जानते हैं यह आर्द्र भूमि या वेटलैंड से संबंधित है। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ जाएगा। भैया जो भी यहाँ पर क्वेश्चन लेकर आया हूं ये एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए आपको वीडियो पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस भारत में जैविक विविध हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है? सुंदरबन, पश्चिमी घाट, मानस या फिर चेरापूंजी। देखिए भारत में जैविक विविध हॉट स्पॉट, तो भैया किसको जाना जाता है? पश्चिमी घाट को। करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, भारत में कुल 4 हॉट स्पॉट हैं। भारत की बात करें तो कितने हैं? 4। और पूरे विश्व में की बात करें तो ध्यान रखना पूरे विश्व में कुल 34 हॉट स्पॉट हैं, जिनमें से क्या है? 4 तो भैया भारत में हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं। कहा गया है 19 नवंबर निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताना जो 19 नवंबर है भैया ये किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भैया ध्यान रखिएगा, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर के दिन मनाया जाता है। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। भैया जो दिवस है भैया ये आपको पता होने चाहिए, क्योंकि दिवस से क्वेश्चन जरूर आने वाला है। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 पर आ जाते हैं। फलों के मीठे स्वाद का क्या कारण है? आप लोग जो फल खाते हो ये मीठे लगते हैं, तो बताना भैया ये किसकी वजह से फल हमें मीठे लगते हैं? तो मेरे भैया यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और जो सही आंसर है वो आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो प्यारे साथियों आज इस क्लास में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।